हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर हाजिर हैं लेसन 8 के एफ ब्लॉक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज लेंथेनाइड तत्व और एक्टिनाइड तत्व, दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं, इनके क्या गुण हैं, एफ ब्लॉक तत्वों के बारे में क्या जानकारियां हैं, सारी आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एफ उपकोष में प्रवेश करता है उनको एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। ये सारी परिभाषाएं हैं वो सभी में सेम है। डी ब्लॉक यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक एस कक्षक में प्रवेश करता है अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो उसी प्रकार इसकी भी सेम बात है कि भी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करेगा तो वो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं और इनको आवर्त सारणी में सबसे नीचे रखा गया है। इन तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं क्योंकि ये जमीन के अंदर खनिजों में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं इस कारण। और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 यानी जितने हम संख्या लेते हैं किसी की भी उससे 2 कम होती है। और इसमें 14 तत्व होते हैं इसलिए 1 से लेकर 14 एफ भरे जाते हैं। उसके बाद n-1d यानी जितने ये जैसे 4f भरा तो n ये 4f क्यों भरा, क्योंकि 6s आएगा इसमें, तो s 6 है तो d कितना आएगा n-1 यानी 5d आएगा, तब 4f आएगा। s से 2 कम f होता है, s से 1 कम d होता है, इस प्रकार ये भरा जाता है। और ns2 अब d है उसमें केवल 0 से 1 ही आएगा क्योंकि हम d ब्लॉक के बारे में नहीं पढ़ रहे, इसलिए 0 और 1 है ये भी अपवाद स्वरूप है, 1-2 तत्वों में ही पाए जाते हैं। तो अब इन एफ ब्लॉक के श्रेणियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक लेंथेनाइड और दूसरी एक्टिनाइड श्रेणी। हम पहली श्रेणी की बात करते हैं, वो है लेंथेनाइड श्रेणी। तो इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एफ उपकोष में प्रवेश करता है, लेकिन इसके अंदर जो लेंथेनम तत्व है उसके बाद में आने के कारण इनको लेंथेनाइड कहा जाता है और इसको सम्मिलित रूप से हम लेंथेनॉन भी कहा जाते हैं और LN शॉर्ट रूप में इसको इस प्रकार लिखा जाता है, यानी ये लेंथेनाइड तत्व है इनके बारे में। अब इनमें से कोई 14 तत्व हो सकते हैं जो लेंथेनम के बाद आते हैं। तो इसके अंदर लेंथेनाइड श्रेणी में जो सीरियम है 58, यहाँ से लेकर ल्यूटेशियम 71 तत्व तक रखे गए हैं, 14 तत्व, और इन्हें प्रथम अंत संक्रमण तत्व भी कहते हैं। द्वितीय अंतम संक्रमण तत्व है वो एक्टिनाइड के रूप में आते हैं। तो लेंथेनाइड तत्व है वो आवर्त 6 में रखे जाते हैं और इसी प्रकार देखा जाए तो एक्टिनाइड किस में आ जाएंगे, जस्ट इसके नीचे वाले में, यानी 7वें आवर्त में आ जाएंगे, अंतिम आवर्त में। अब लेंथेनाइड है उसमें लेंथेनम है वो तो डी ब्लॉक का है सदस्य, परंतु इसके गुण हैं वो सारे के सारे किसके रूप में मिलते हैं, एफ ब्लॉक के सदस्यों से मिलते हैं, इस कारण इसको एफ ब्लॉक के रूप में भी शामिल किया गया है। तो लेंथेनम में अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 5d उपकोष में प्रवेश करता है। तो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करें तब तो ये किस में आता है, लेंथेनाइड में या डी ब्लॉक में आता है। लेकिन हम इसके गुणों के बारे में बात करते हैं तो ये किस में आता है, क्योंकि 5f की ऊर्जा है वो 4f की ऊर्जा 5d से कम हो जाती है, तो इस कारण इसमें क्या होता है, जो नया इलेक्ट्रॉन है अंतिम रूप में आता है वो किस में प्रवेश करता है, 4f में, इसलिए इसको गुणों के आधार पर 4f का तत्व समझा जाता है। अब ये कौन कौन से तत्व हैं लेंथेनाइड वाले, तो इसके अंदर लेंथेनम है, इसके बाद सारे के सारे तत्व होते हैं वो 14 तत्व, ये सारे के सारे लेंथेनाइड या लेंथेनॉन कहलाते हैं। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार के तत्व हैं, इसको याद करने के लिए तो आपको सारणी याद करवा दी गई पहले ही, आप किसी भी शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, याद होते हैं ऐसे तो नाम से याद कर सकते हैं, तो उसके बारे में अब बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका काम है कि किस प्रकार याद, अलग अलग ट्रिकें होती है याद करने की, किसी तरह आप याद कर सकते हो। हम यहाँ बात करते हैं कि इसके रूप में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक कि भाई सीरियम है उसमें जो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो +4 क्यों होती है, या टर्बियम की पूछ ले तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 क्यों होती है, तो इसमें +4 और +2 ये क्यों होती है इसका कारण पूछा जाता है, जबकि इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +3। सभी की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था तो क्या होती है, +3 होती है, ध्यान रखना।
सामान्यतः ये सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं +3 होती है, लेकिन अपवाद इन्हें तो सामान्य अवस्था कहते हैं। जो 4 और 2 अवस्था दर्शाते हैं उन्हें असंगत ऑक्सीकरण अवस्था कहा जाता है। ये याद रखने वाली बातें हैं। अब ये क्यों होती है, क्वेश्चन ऐसी प्रकार आता है भाई इनकी +4 क्यों होती है, इनकी +2 क्यों होती है। तो हमेशा ध्यान रखो क्या होता है कि सारे के सारे तत्व में से कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, स्थायी विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यानी अपने आप को स्थायी करने का काम करते हैं। स्थायी विन्यास कब प्राप्त करेंगे, इसके लिए 2 कारण हो सकते हैं, 3 कारण हो सकते हैं। एक तो यदि F0 हो, एक F7 हो या एक F14 हो, ये 3 कारण हो सकते हैं। 0 होने का मतलब क्या है कि ये इस ऑक्सीकरण स्थायी विन्यास को प्राप्त करता है, किसको, अक्रिय गैस को। अक्रिय गैस क्या है, जीनोन, यानी पूर्ण रूप से F0 हो जाता है। F7 होने का मतलब क्या है कि भाई ये अर्धपूरित यानी आधे। टोटल F में कितने होते हैं, 14 होते हैं, तो 14 में से ये अब कितना रखता है, 7, तो आधे इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर, तो इसको अर्धपूरित कहते हैं। यदि पूरे के पूरे 14 होते हैं तो उसको पूर्ण पूरित कहते हैं। इन तीनों रूपों के कारण ही ये अपने आप को स्थायी विन्यास में डालता है। अब ये 3 कारण हो सकते हैं, इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं सीरियम की, तो सीरियम ये, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन S में पड़े, 1 इलेक्ट्रॉन D में पड़ा, 1 इलेक्ट्रॉन F का पड़ा। यदि टोटल ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, Ce+4 हो जाएगा। +4 होने का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग किया। जब भी त्याग करता है तब उस पर धन आवेश आता है। तो 4 त्याग किया, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। बाहर निकल गए तो बचा क्या, सिर्फ जीनोन Xe। Xe क्या है, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस हमेशा स्थायी होती है क्योंकि ये किसी के साथ अभिक्रियाएं नहीं करती है। तो अक्रिय गैस के विन्यास प्राप्त कर लिया इसने, यानी F0 के रूप में आ गया। या फिर हम बात करते हैं यूरोपियम की, ये कितना रखता है, +2। अब इसमें केवल S में है +2, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, पीछे क्या बचा, 4F7। तो 4F7 बच गए, इसका मतलब ये कैसा विन्यास प्राप्त किया, अर्धपूरित। ध्यान रखना, अर्धपूरित विन्यास प्राप्त कर लिया, यानी F के अंदर अब 7 बच गए। या तीसरी अवस्था है, उसकी बात करते हैं। तो मान लीजिए हमने इकोत्र वाले ल्यूटेशियम की बात कर ली, तो यहाँ पर ये +3 ऑक्सीजन अवस्था +3 रखता है, तो 3 निकाल कर भी ये क्या कर सकता है, पूर्ण पूरित रूप में आ सकता है। तो ये इस प्रकार स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। या बात कर सकते हैं हम इसके अलावा इटरबियम की, तो इसके अंदर ये +2 है, +2 ऑक्सीजन अवस्था है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग किए और पीछे क्या बचा, F14, यानी ये भी किस प्रकार का, पूर्ण पूरित। तो ये कुछ अपवाद स्वरूप होते हैं, 1-2 तत्व ऐसे होते हैं हर एक में, और उन्हीं में से सवाल बनाए जाते हैं, ये याद रखने योग्य है। नेक्स्ट बात आती है लेंथेनाइट संकुचन की। तो बाएं से दाएं जाने पर आयनिक त्रिज्याएं घटती है, आकार छोटा होता है, और इसके 2 कारण हैं। एक कारण है प्रभावी नाभिकीय आवेश और दूसरा परिरक्षण प्रभाव। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन हैं, वो क्या करेंगे, जो बाहर कोश उपकोश के अंदर इलेक्ट्रॉन, उनको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो जैसे जैसे आकर्षण करेंगे तो इसमें क्या होता है, ये नाभिक है, इसके अंदर ये मान लो F कोश है, ये क्या करेंगे, अपनी ओर खींचने का काम करेंगे। तो जैसे जैसे खींचेंगे तो आकार है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, तो आकार कम हो जाएगा, आकर्षण ज़्यादा बढ़ जाएगा। परिरक्षण, परिरक्षण का मतलब है इसको बाहर की ओर धकेलना। तो ये बाहर धकेलने की तुलना में क्या है, अंदर की ओर खींचने का प्रभाव यानी आकर्षण बल है वो ज़्यादा हो जाएगा। नाभिक के प्रभाव है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो ये कोश छोटा हो जाएगा और इसकी आयनिक त्रिज्या में थोड़ी सी कमी आ जाती है। इसे ही हम लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। अब इनकी ऑक्सीजन अवस्था की बात करें
तो हम पहले ही बात कर चुके हैं इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, 3, जो कि सब के अंदर होती है। अब इसमें से कुछ अपवाद स्वरूप सीरियम है, यूरोपियम है या इटर्बियम या टर्बियम, तो ये और ये 4 ऑक्सीकरण अवस्था रखते हैं, जबकि यूरोपियम और इटर्बियम क्या रखते हैं, +2 रखते हैं। इन्हीं में से सवाल बनते हैं। तो अब यह बात हम कर चुके सारी, ये सामान्य 3 ऑक्सीकरण अवस्था रखते हैं। इसके साथ साथ कुछ संक्रमण तरह श्रेणी वाले 2 और 4 भी रखते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, असंगत ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। इसी से जुड़े सवाल होते हैं, जैसे सीरियम और इटर्बियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था रखते हैं। क्यों रखते हैं, हमेशा 3 चीज़ें याद रखो, अक्रिय विन्यास, अर्धपूरित या पूर्णपूरित, ये 3 ही चीज़ें इसमें काम आती इसके लिए। और सामान्य मोटे तौर पर बात की जाए तो स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए। अब समझाने की जरूरत पड़ती है, तो आपको एक तो सामान्य अवस्था दर्शानी पड़ती है और एक उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद की अवस्था। सामान्य अवस्था जो उसकी होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में। तो यहाँ पर सीरियम है, अटोन है, तो 2 और 1 3 और 1 4, चारों हम निकाल के यहाँ 0 0 बना देते हैं, तो ये भी 0 बन गया। इस तरह वापस यहाँ पर अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त हो जाता है। ये अक्रिय गैस विन्यास, ये भी स्थायी है। अब इसी प्रकार टर्बियम की बात करें तो इसमें 9 और 2, तो अब 9 इसमें से 2 बाहर निकल जाए तो 7 बच जाता है, और 2, तो इसमें से 2 और इसमें से 2 निकाल कर यहाँ पर 7 है, F7 लाना है, तो इसके लिए अर्धपूरित विन्यास प्राप्त होता है और ये स्थायी विन्यास के रूप में होता है। बस ये इतना होता है। अब इसी प्रकार जो दूसरे अपवाद है +2 वाले, उनकी बात करें तो यूरोपियम और इटर्बियम, तो इसमें भी ये सामान्य अवस्था है और ये उत्तेजित अवस्था है। उत्तेजित अवस्था इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद की अवस्था। तो इसमें हम देख लो, यहाँ पर F7 है, तो हमें निकालना कितना है, सिर्फ 2। इसमें F14 है, निकालना कितना है, सिर्फ 2, और बाकी यहाँ पर 0 0 बना दो। ये 0 0 हो गया तो F7 हो गया, इसमें F14 हो गया। 7 है तो अर्धपूरित विन्यास, 14 है तो पूर्णपूरित विन्यास। बस इसी के कारण ये इस प्रकार की अवस्थाएं दर्शाता है। सामान्यतः लैंथेनाइड +4 ऑक्सीकरण अवस्था परबल ऑक्सीकरण। परबल ऑक्सीकारक मतलब ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था, इसलिए परबल ऑक्सीकारक। यदि कम ऑक्सीकरण अवस्था +2 है तो क्या हो जाएगा, परबल अपचायक के रूप में कार्य करते। और सामान्य अवस्था क्या होती है इसकी, +3, यानी 3 से ज़्यादा है तो परबल ऑक्सीकारक है और 3 से कम है तो परबल अपचायक है। अब इनके भौतिक गुण क्या है, तो सभी लैंथेनाइड है वो क्या होती है, चांदी की तरह चमकीली, श्वेत और धातुएं होती है, थोड़ी थोड़ी नरम होती है, और जैसे ही वायु के संपर्क में आती है तो ये क्या कर देती है, अपनी चमक खो देती है और मटमैली हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनमें ऑक्साइड हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है इसके ऊपर। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो इसमें कठोरता में भी वृद्धि होती है। इनका गलनांक है 1000 से 1200, यानी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप बात करें तो क्या होता है, SM का 1623 केल्विन तक भी होता है, यानी उच्च गलनांक भी होता है। तो धातुएं हैं तो सामान्य रूप में ऊष्मा और विद्युत दोनों की क्या हो जाएगी, चालक हो जाएगी। इसी प्रकार जो अपवाद स्वरूप तत्व थे, इनके आयन क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय होते हैं। आपको पता है अनुचुंबकीय प्रवृत्ति किस में पाई जाएगी, जो अर्धपूरित या पूर्णपूरित होते हैं। तो इसमें अर्धपूरित और पूर्णपूरित अवस्थाएं बनती है, इसलिए इसमें क्या होता है, अनुचुंबकीय गुण होते हैं। बाकी सारे प्रतिचुंबकीय रूप में होते हैं। अब इनके सामान्य गुण क्या है कि एक तो अपचायक प्रवृत्ति, तो तीव्र गति से लैंथेनाइड तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तो उस पर प्लस आवेश आएगा, जितने प्लस आवेश आते हैं वो ऑक्सीकरण होता है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या भी कहते हैं उसको। और प्रबल अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक की तरह व्यवहार करता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। विद्युत धनी, आपको पता है इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, त्याग करेगा तो प्लस रूप में आएगा, C+3 इस तरह, तो +3 यानी विद्युत धनी के रूप में आएगा। धनी कौन होती है, धात्विक, धात्विक प्रवृत्ति। जिसके ऊपर भी प्लस आवेश होता है वो सारी धातुएं होती है, और जिस पर माइनस होता है वो अधातुएं होती है। अब ये अधातुओं से किस प्रकार क्रिया करता है,
तो ये नाइट्रोजन है, सल्फर है, कार्बन है, इन सब के साथ भी क्रिया करके द्विअंगी। द्विअंगी का मतलब है धातु और अधातु, इस तरह की दो अंगों वाली जो नया तत्व बनाते हैं। सल्फर के साथ किस प्रकार करता है, जैसे लेंथेनॉन है, सल्फर के साथ अभिक्रिया करेगा तो Ln2S3 इस तरह। अब यहाँ लेंथेनॉन कोई भी हो सकता है, 14 तत्वों में से कोई भी हो सकता है। नाइट्रोजन के साथ इस प्रकार। हेलोजन के साथ बात करते हैं तो हेलोजन है, उसकी ऑक्सीजन अवस्था 1 होती है, तो ये हेलोजन के साथ ट्राई हेलाइड बनाते हैं, यानी जो X है, X का मतलब Cl, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन कोई, तो वो Cl क्या है 3, लेंथेनॉन 2। जैसे हम ले लेते हैं 2La Cl 3 Cl2 इस तरह, तो बनता कैसे 2LaCl3 इस तरह। तो ये अलग अलग प्रकार से जुड़ने के साथ है कि उसकी ऑक्सीजन अवस्था किस रूप में ली गई, उस आधार पर ये तत्व उसके साथ जुड़ते हैं। अब इसकी अभिक्रिया जल के साथ भी करवाई जाती है, तो जल के साथ ये क्रिया करने पर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जैसे ये H2O। हमने यहाँ H2O लिया, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा 3H2 के रूप में, और जो OH है वो हाइड्रोक्साइड के रूप में इसे लेंथेनॉन के साथ जुड़ जाता है। 2La यहाँ लिया, 2Ln यहाँ लिया, तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क सिर्फ यहाँ आएगा कि इसमें से हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकाल के हाइड्रोक्साइड रूप में हो जाते हैं। और इसी प्रकार जब ये लेंथेनाइट श्रेणी है बाएं से दाएं जाते हैं तो सार सामर्थ्य वो क्या होता है, कम होता जाता है। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या हो जाता है, सीधी बात है, ऑक्सीजन से जब भी अभिक्रिया करती धातु अपनी चमक खो देती है और उस पर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है, तो ये भी चमक खो देती है, उस पर एक परत बन जाती है। वो किसकी होती है, ऑक्साइड की होती है। यहाँ कहने का मतलब ऑक्साइड की परत होती है, सीधी बात करते हैं तो इसको ऑक्सीजन सीधे से जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन से क्रिया करके या तो LnH2 के रूप में या LnH3 के रूप में दो प्रकार के हाइड्राइड बनाती है। हाइड्रोजन सीधा जुड़ा होता है तो उसको हाइड्राइड कहते हैं। अब इनके उपयोग क्या हो सकते हैं, तो ये एक तो लेंथेनाइट तत्वों से जो भी मिश्र धातुएं बनती है उनको मिश्र धातु कहा जाता है, ध्यान रखना। बाकी तो मिश्र धातुएं कहलाती है, लेकिन लेंथेनाइट तत्वों जैसे संक्रमण तत्व डी ब्लॉक वाले किसी से जुड़ती है तो उनको मिश्र धातु कहते हैं। पित्तल है, कांसा है, तांबा जो भी बनता है तांबे से, तो उनको तो हम मिश्र धातु कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी मिश्र धातु बनती है जिसमें लेंथेनाइट तत्व उपस्थित है उसको हम मिश्र धातु कहा जाता है। मिश्र धातु आते ही पता लग जाएगा इसमें कोई ना कोई लेंथेनाइड वाला तत्व उपस्थित है। अब इस मिश्र धातु के निर्माण में 94% तो लेंथेनॉन होता है और 5% आयरन और बहुत कम यानी 1% जो बचता पीछे उसके अंदर सिलिकॉन हो सकता है, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि अन्य धातुएं होती है। अब इसी प्रकार PRND का उपयोग धूप के चश्मों हेतु बनाते हैं, रंगीन लेंस बनाने में। जो हम देखते हैं धूप ज़्यादा पड़ती तो काले हो जाते ऑटोमेटिक, इस प्रकार के लेंस बनाने में भी काम आते हैं। और सीरियम लवण है उसको उत्प्रेरक के रूप में और सूती कपड़ों की रंगाई में भी काम में लेते हैं। 3% मिश्र धातु और मैग्नीशियम से बनी मिश्र धातु का उपयोग जेट इंजन के कल पुर्जे बनाने में भी किया जाता है। जेट इंजन आप जानते हो, यानी वायुयानों में काम में आती है ये मिश्र धातुएं। और चुंबक के रूप में और लोह चुंबक की प्रकृति के कारण इनका उपयोग कहाँ होता है, चुंबक और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जो भी रेडियो है, स्पीकर है, इस प्रकार के बनाने में भी इनका उपयोग होता है। नेक्स्ट है एक्टिनाइट तत्व यानी 5F वाले तत्व। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा, 5F में। हम इसकी बात कर चुके हैं। ये कहाँ से आते हैं, थोरियम से लेकर लोरेंशियम 103 तत्व तक आते हैं, 90 से लेकर। ये भी 14 तत्व है। इन्हें द्वितीय अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है और इनमें अधिकांश तत्व है वो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। और यूरेनियम के जो बाद तत्व आते हैं, यूरेनियम बोरान नंबर पे आता है, बोरानों के बाद वाले सारे तत्व परा यूरेनियम कहलाते हैं, यानी यूरेनियम के बाद वाले परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो भी 4F की तुलना में अब क्या हो गया 5F, और यहाँ जीनोन की तुलना आगे बढ़ गए एक कोष, इसलिए रेडोन में आ गए। रेडोन भी एक रेडियम तत्व है। अब यहाँ से एक और बढ़ गए 6D
ये 0 से 2 और 7 S, 7वां आवर्त। S का मतलब 7वां आवर्त, तो अंतिम आवर्त है लेकिन उससे 2 कम होते हैं। हम पढ़ चुके पहले n-2 और n-1d, n-2f n-1d, तो और n क्या है 7, तो 7 है तो ये 6 आएगा, ये 5 आएगा। इसी प्रकार एक्टिनाइड श्रेणी में 1, 5 व 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते हैं। क्यों नहीं भरे जाते हैं? सेम बात है, वो अर्धपूरित, पूर्ण पूरित और अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के कारण। तो यहाँ पर यावत सारणी है, उसके तत्व है, इनको आप अलग ट्रिक से अपने मन से कैसे भी याद कर सकते हो। हम इनके बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की, तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था इनकी भी +3 ही होती है, लेकिन कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था +3, +4, +5 और +6 तक होते हैं, क्योंकि ये अस्थायी भी होते हैं और इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में ज़्यादा प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। जैसे Np और Pu ये +3 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था रखते हैं, लेकिन सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो इसकी +4 होती है। परमाणुक और आयनिक त्रिज्या की बात करें तो लेंथेनाइडों के समान एक्टिनाइडों में भी सेम बात होती है। परमाणुक और आयनिक त्रिज्याएं क्या होती है? लेंथेनाइड संकुचन होता है, उसी प्रकार एक्टिनाइड संकुचन होता है और आकार में कमी आती है। अब इनमें समानताएं क्या है? तो दोनों ही क्या करते हैं? +3 ऑक्सीकरण अवस्था रखते हैं। अधिकांश क्या होते हैं? धातुएं हैं, इसलिए धनायनिक व रंगीन भी होते हैं। अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के कारण इसमें यह रंग पाया जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त धनायन कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय प्रकृति के, और युग्मित होते तो प्रतिचुंबकीय प्रकृति। दोनों ही धन विद्युतीय एवं प्रबल अपचायक होते हैं। दोनों श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ त्रिज्या में क्या होती है? कमी होती है, और दोनों के बाह्यतम 3 कोश है वो अपूर्ण होते हैं। अब इनमें समानताएं क्या है? तो लेंथेनाइड तत्व है वो 3 ऑक्सीकरण अवस्था रखता है, ये भी 3 ऑक्सीकरण अवस्था रखता है। इसके साथ साथ ये +2 और +4 भी रखता है, तो ये भी +2 +4 यानी असंगत अवस्थाएं ये भी रखता है और ये भी रखता है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों। ऑक्सो आयन बनाने की प्रवृत्ति इसमें नहीं होती है, इसमें भी ऑक्सो आयन बनाने की प्रवृत्ति थोड़ी सी होती है, क्योंकि इसमें कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, वो क्या करते हैं? ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था के कारण ऑक्सो आयन बनाते हैं, जबकि ये नहीं बनाते हैं। ये इनमें असमानताएं हो गई। अब इस श्रेणी में प्रोमेनियम में जो है वो Pr तत्व, उसको छोड़कर कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व नहीं, जबकि इसमें तो एक्टिनाइड है, उसमें सारे के सारे क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। चौथे बात करते हैं तो इस श्रेणी के तत्वों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर आयनिक होते हैं, जबकि एक्टिनाइड है वो संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी है उसमें चुंबकीय गुणों को आसानी से समझा सकते हैं, लेकिन वो रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण एक्टिनाइड के चुंबकीय गुणों को आसानी से नहीं समझा पाते हैं। इस प्रकार ये कुछ में असमानताएं हो गई, और पहले हम समानताएं पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार हमारा जो लेसन 8 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एक्टिनाइड, लेंथेनाइड ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी 2 सवाल पढ़ते हैं, तो ये भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।